तो जी कुछ दिन पहले आपने मेरी चैनल पे एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने अपनी गाड़ी का टाटा आई सीएनजी टाटा पंच का एक आपको रिव्यू वीडियो बताया था कि मैंने तकरीबन 50 दिनों में 6000 किलोमीटर गाड़ी चलाई और उसके बाद में इस चीज़ में कौन सी मुझे प्रॉब्लम पड़ रही है या फिर क्या क्या इसकी खासियत है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई थी। और खास करके वहाँ पर मैंने आपको बताया था इस गाड़ी के माइलेज के बारे में कि मेरी ये गाड़ी तकरीबन सिटी में 26 से 27 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज दे रही है और उतने ही सीएनजी में 32 किलोमीटर तक का हाईवे पे ये माइलेज बड़ी ही आसानी से देती है। पर यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल ज़रूर था कि बहुत से लोगों की गाड़ी, बहुत से लोगों की पंच भी सीएनजी में, तब भी वो 15 16 17 से ज़्यादा की माइलेज वो नहीं दे पा रही है। तो कुल मिला के आज की अपनी ये वीडियो इसी बारे में होने वाली है कि अगर आपके पास टाटा की पंच है, सीएनजी में है, या फिर टाटा की कोई भी गाड़ी आपके पास खास करके सीएनजी में है और आपकी गाड़ी माइलेज को कम दे रही है, तो कैसे उसमें प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम होगी और कौन सी चीज़ें करवाने के बाद में ये सब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो पे आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा। आज की वीडियो में आपकी माइलेज से रिलेटेड और ख़ास करके टाटा की सीएनजी से रिलेटेड जो भी माइलेज के इश्यू हैं, वो सारे इश्यूज़ को मैं कोशिश करूँगा कि आप अच्छे से समझ पाएँ और अपनी गाड़ी को बड़ी ही बेहतर कर पाएँ। तो जी आज की इस वीडियो को हम 3 पार्ट में रखेंगे, जिसमें सबसे पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि आपको गाड़ी में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। अब ऑब्जर्व करने का मतलब ये है कि आपका इंजन हो गया, आपका जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम हो गया वो हो गया। अब इन चीज़ों से आपको पता क्या चलेगा, तो जैसे आप अपनी गाड़ी को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आपकी गाड़ी में मिस फायर या फिर मिसिंग है या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि मिस फायर होता क्या है। देखिए, जब भी आपकी गाड़ी में कभी भी फ्यूल जल रहा है तो वो सही से नहीं जल पाता है, ऐसे में आपकी गाड़ी सही से पावर जनरेट नहीं कर पाती है। और मिस फायर के लिए और मिसिंग गाड़ी करती है, उसके लिए मैं आपको ये 2 लोगों के चैनल आपको सजेस्ट करूँगा। आप अगर यूट्यूब पर देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि क्या ही गाड़ी का मिस फायर होता है, इंजन मिस फायर कब करता है और उसका क्या रेमेडीज़ हो सकते हैं। वो जानने के लिए मैं आपको टाटा पंच में बता दूँ क्या। ये सबसे पहले आपको आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना होगा और जैसे ही आप अपनी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद में आपको बोनट बे खोलना है। तो जी जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये इस गाड़ी का इंजन है। अब इंजन में आपने देख पा रहे हैं कि चालू है अभी और ऐसे में यहाँ पे आपको बहुत सारी वाइब्रेशंस महसूस हो रही हैं। अब जैसे कि ये पाइप आपको हिलता हुआ महसूस हो रहा है, ठीक है। इतने वाइब्रेशन को एक नॉर्मल कंडीशन पे हम कह सकते हैं, पर अगर आपकी गाड़ी में इससे ज़्यादा वाइब्रेशन अगर आ रहा है, मान लीजिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है वो पूरी तरह से आपकी गाड़ी को हिला के फेंक देता है। और इसके साथ में 1 मिनट इसको रखते हैं नीचे। ये हो गया आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम, यानी जहाँ से एग्जॉस्ट गैसें सारी बाहर की तरफ निकलती हैं। अब वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह की कुछ आवाज़ आ रही है, पर बहुत सी बार यहाँ पे होता है कि आपको ये जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है इसमें पट 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 ऐसी आवाज़ महसूस होती है। यानी ये सिंपल सा एक क्लेरिफिकेशन है कि आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं मिस फायर हो रहा है, किसी न किसी एक सिलेंडर में मिस फायर हो रहा है। तो अगर ऐसी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, हद से ज़्यादा अगर आपकी गाड़ी वाइब्रेशन कर रही है और आपकी गाड़ी में इस तरह की साइलेंसर में आवाज़ आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो मिस फायर का प्रॉब्लम है। इस चीज़ को आपको आपके सर्विस सेंटर में जाके सबसे पहले सही कराना पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है कि आपकी गाड़ी में मिसफायर है तो उसे रिपेयर कराइए, और अगर मिसफायर नहीं है तो आपको एक चीज़ और आपको चेक कर लेंगे तो बेटर रहेगी। हालांकि ऐसी चीज़ें गाड़ियों में बहुत कम बार होती हैं। अब जैसे आप देख पा रहे हैं ये गाड़ी का व्हील है, अंदर आपको देख पा रही है वो है यहाँ पे जो ब्रेक लगाने की डिस्क होती है, वो ये वाला यहाँ पे कैलिपर हो गया और इन दोनों के बीच में यहाँ पे ब्रेक पैड्स लगे होते हैं। कई बारी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेकिंग के टाइम पे वो पैड्स उस चीज़ से ज़्यादा चिपक जाते हैं और इसका नतीजा यहाँ पे ये पड़ता है कि ये जो पूरा व्हील है ये कहीं ना कहीं जाम सा हो जाता है। अब वैसे ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर पुरानी गाड़ियों में होने की संभावनाएं होती हैं, पर अगर मैं बात करूं आजकल जिस तरह की गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जितनी स्पीड से हो रही है, तो ऐसी चीज़ें नई गाड़ी में होना कोई पुरानी बात नहीं है, आराम से हो सकती है। इंजन मिसफायर भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें भी नई गाड़ी अगर आप लेते हैं तो उसमें हो सकती हैं। अब सवाल आता है इसको पता कैसे करें। देखिए, वैसे तो यहाँ मट्टी है, वरना मैं आपको शायद करके बताता। आपकी गाड़ी में जो भी जैक रखा है उसको आप लगाइए, जैसे आप पंचर के लिए अपने टायर को निकालते हैं वो सारी चीज़ें कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में आपको अपनी गाड़ी न्यूट्रल में कर देनी है और एक बारी इस पहिए को आप घुमाने की कोशिश करिए। अगर आप अपनी गाड़ी में इस पहिए को बड़ी ईजिली घुमा पा रहे हैं, यानी इस पहिए को घुमाने के लिए आपको कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और जब पहिया रुक रहा है ऐसे में आपको ऐसा कोई फील नहीं हो रहा है कि यहाँ से अंदर से कोई भी ब्रेक या फिर कुछ भी चीज़ें चिपक रही हैं, तो ये चीज़ें गुड टू गो हैं। अब इन चीज़ों से होता क्या है, देखिए
आप जब भी अपनी गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपका इंजन पूरी पावर लगा रहा है कि गाड़ी आगे जाए, पर ऐसे में अगर आपके 4 पहियों में से कोई भी एक पहिया अगर ऐसा है कि वहाँ पे ब्रेक चिपक रही है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होगा और उस फ्रिक्शन की वजह से इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और ऐसे में होता है कि एवरेज भी माइलेज गाड़ी कम देती है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलती है, पर हो सकता है कि आपकी गाड़ी में शायद ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो 20 मिनट लगेंगी, आप एक बार इस चीज़ को चेकअप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर हो पाए तो आप एटलीस्ट 15-17 दिन में एक बार ही किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अपनी गाड़ी में एयर प्रेशर टायर्स का चेक कर पाएँ, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी के टायर्स में अगर एयर प्रेशर नहीं ठीक होगा, तो उस वजह से भी माइलेज प्लस माइनस हो सकती है। तो भाई ये 2 चीज़ें थी जो आपको आपकी गाड़ी में हमेशा से ऑब्जर्व करना है। फिर से मैं आपको बता दूँ, गाड़ी का इंजन में अगर एक्सेसिवली आपको मिसफायर मिल रहा है, वाइब्रेशन मिल रहा है, चेक कराइए। और जो भी गाड़ी के टायर्स की कंडीशन मैंने आपको बताई वो। और इसके बाद में बात आती है कि हमें अपनी गाड़ी में मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ खास करके ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि ये इंजन बे है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये मेरी गाड़ी का यहाँ पे एयर फिल्टर है। आपकी गाड़ी में भी कहीं ना कहीं एयर फिल्टर का ऐसा सेटअप होगा। अगर टाटा की पंच है और जो भी 23-24 में बनी हुई है, उसमें आपको यही मिलेगा। ठीक, अब इसके अंदर जो भी एयर फिल्टर है, अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आसपास इतनी सारी डस्ट तो है ही। अब ये यहाँ से एयर इनटेक होती है, फिल्टर होती है और यहाँ से होते हुए इंजन में चली जाती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताई होंगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि अगर ये एयर फिल्टर हद से ज़्यादा गंदा हो जाए, तो भाई पूरी तरह से गाड़ी में एयर नहीं जा पाएगी। और ख़ास करके सीएनजी गाड़ी की जान है एक नया एयर फिल्टर। अगर एयर फिल्टर आपकी गाड़ी में फॉल्टी हुआ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। तो एक बारी आप अपनी गाड़ी में चेक करके देख लीजिए, इस एयर फिल्टर को खोल के इसको साफ़ करने की कोशिश करिए। और अगर आपकी गाड़ी में एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा ख़राब है, 30-35 हज़ार किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है, तो भाई उसे रिप्लेस कर दीजिए। क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत सी बार ये देखी जाती हैं, अगर आपने नई गाड़ी ली है तो बड़ी ही अच्छी माइलेज देती है, पर जैसे जैसे वो टाइम बीतता जाता है, आपकी गाड़ी माइलेज देना कम कर देती है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपकी गाड़ी अचानक से ख़राब हो जाए। एक एक चीज़ होती हैं जो गाड़ियों में ख़राब होती हैं और धीरे धीरे उस माइलेज पे असर करती हैं। तो पहले आपकी गाड़ी अच्छा माइलेज दे रही थी, अब गाड़ी आपका ख़राब माइलेज दे रही है। सबसे पहले इसे चेक करिए, साफ़ करिए, ख़राब है तो रिप्लेस कीजिए। और भाई इसके बाद में इंजन ऑयल की अगर मैं आपको बताऊं, तो एक शॉकिंग सी बात है भाई, 80% लोगों को, शायद मैं आपको किसी को ऐसा नहीं बताऊंगा कि पता है या नहीं, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि जब आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं, चाहे वो कंपनी का सर्विस सेंटर हो या कोई बाहर का सर्विस सेंटर हो, क्या आपको सही में ये पता है कि आपकी गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल गिर रहा है? क्योंकि ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है कि हम अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पे लेके जाते हैं और उनसे हम कहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कर दीजिए, जो कि यहाँ पे तो गिरता है इससे, और भी अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग जगह हो सकता है। तो भाई जो इंजन ऑयल हमारी गाड़ी में गिर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं डिफरेंट टाइप के। अगर एक ग्रेड छोड़ के दूसरा ग्रेड आपकी गाड़ी में गिर जाता है, तो वहाँ पे भी माइलेज का इश्यू आता है। क्योंकि जो भी गाड़ी होती है जिसका ये इंजन है, वो हर ऑयल के लिए नहीं बना है, इसका स्पेसिफिक ऑयल है। जैसे 0W20 हो गया, 5W30, 40, ये सारी चीज़ें हो गई। जो भी आपका गियर ऑयल होता है वो भी पूरा अलग ग्रेड का होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी में किस ग्रेड का इंजन ऑयल गिरता है। और भाई जब भी आप अपनी गाड़ी में सर्विस कराने जाते हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पे इतना इंसिस्ट कीजिए कि इंजन ऑयल आपके सामने डाला जाए और आपकी गाड़ी में जो भी गिरता है वो डाला जाए। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल डाला जाता है, तो फटाफट से अपनी गाड़ी का ऑनर्स मैनुअल खोलिए, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है। और अगर वो बुकलेट आपकी नहीं मिल रही है, तो आप ऑनलाइन किसी भी कंपनी का, किसी भी गाड़ी का कोई भी सर्विस मैनुअल होता है, जो भी इसका ऑनर्स मैनुअल है गाड़ी का, वो आप ढूंढ सकते हैं। एज ए PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें चेक कर सकते हैं कि भाई मेरी गाड़ी में कौन सा इंजन ऑयल गिरता है। और जो वहाँ पे स्पेसिफिकली बताया गया है, वही इंजन ऑयल आप हमेशा अपनी गाड़ी में डालिए। यहाँ पे अगर आपको यूँ कहा जाता है कि नहीं इसकी जगह ये चल सकता है, तो भाई चल ही सकता होता तो फिर कंपनी बेकार में क्यों ये सारी रिसर्च करके वहाँ पे लिखती है कि आपकी गाड़ी में 5W30 चलेगा या फिर 0W20 चलेगा। तो हमेशा अपनी गाड़ी के इंजन में गिरने वाला ऑयल सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि माइलेज पे ही इफेक्ट करती है, माइलेज के साथ साथ ओवरऑल इंजन की हेल्थ पे ये बहुत बड़ा असर डालती है। तो हमेशा अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल दुरुस्त रखें और जौन सा गिरता है वही डालें। एक और एडिशनली अगर बात करूं सीएनजी गाड़ी में, पेट्रोल गाड़ी में मेंटेनेंस के रूप में, तो यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 सिलेंडर ये दिख पा रहे हैं। ये सारे जो 3 यहाँ पे प्लग इसके दिख रहे हैं सिलेंडर, इसके अंदर स्पार्क प्लग पड़े हुए हैं।
और भाई ये जो गाड़ियों में आपके स्पार्क प्लग लगे होते हैं, इनकी लाइफ लॉन्ग नहीं होती है। कई बारी बहुत सी सर्विसेज होती हैं, पर ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर कोई ध्यान नहीं देता है। उसका रीज़न कि इनको ऑपरेट करना कई कई बारी थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो सीधा सा अपना ऑयल चेंज करके और सारी ऊपर की प्रोसेस करके आपको गाड़ियाँ थमा दी जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी में स्पार्क प्लग कितने किलोमीटर पे चेंज होते हैं। अगर मैं अपना बताऊँ तो मेरी गाड़ी में अगर 50,000 पे चेंज होना होता है, तो वो चीज़ मैं तो 20,000 पे चलाता हूँ। क्योंकि ये तो चलो ठीक है, आपने अभी मेरी गाड़ी देखी होगी, इससे पहले भी मेरे पास मारुति सुजुकी वैगनआर 2011 मॉडल है, अभी भी मेरे घर पे है और तकरीबन 2,10,000 किलोमीटर वो चल चुकी है। अगर बात करूं उस गाड़ी की, तो मैंने वहाँ पे हर 10 से 12,000 किलोमीटर पे स्पार्क प्लग चेंज करे हुए हैं, जो कि उसकी इतनी बड़ी कॉस्ट है नहीं, पर वो चीज़ बार बार जो मैं चेंज करता रहता हूँ, उसका असर कहीं ना कहीं मेरी माइलेज पे पड़ता है, गाड़ी की पिकअप पे पड़ता है। और वही पहले माइलेज आपकी गाड़ी अच्छी दे रही थी, अचानक से फिर से माइलेज आपकी बिगड़ गई है। तो एक बारी आपको यहाँ पे जो भी थ्रोटल बॉडी होती है उसको भी क्लीन करा के देख लेना चाहिए। इंसिस्ट करिए अपने सर्विस सेंटर पे नेक्स्ट टाइम जब भी आप सर्विस करवाने जा रहे हैं कि भाई अगर इतने दिनों से आपकी गाड़ी एज इट इज़ चली आ रही है, तो वो सर्विस सेंटर वाले एटलीस्ट एक बार थ्रोटल बॉडी को खोल के उसको साफ़ कर दें और वास्तव में उसको खोलें और साफ़ करें। कई बारी ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि बोल दिया जाता है कि हमने खोल दी है, साफ़ कर दी है, या फिर ऊपर स्पेस जो भी स्प्रे वगैरह है वो मार दिया है। एटलीस्ट एक बार 40,000, 45,000, 50,000 किलोमीटर पे इसको डिसमेंटल करके पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी, तो बहुत ही अच्छी आपको माइलेज देगी और साथ ही साथ पिकअप रिस्पॉन्स भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो जी, अब अगर आपने इतनी सारी चीज़ें अपनी गाड़ी में कर ली हैं, इंजन को मिसफायर नहीं हो रहा है, आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर बड़ी अच्छी तरह से है, जो आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल गिर रहा है वही आपने डलवाया हुआ है, ब्रेक पैड्स भी सारे सही से काम कर रहे हैं, इसके बाद में कोई ऐसी मैकेनिकली चीज़ नहीं बचती कि अब आपकी गाड़ी सही से माइलेज ना दे पाए। अब इसके बाद में आपको ध्यान देना है अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक जो मैकेनिकली होती हैं वो आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं, पर जो ड्राइविंग वाली स्किल्स होती हैं वो आपको खुद में ही अपने अंदर डेवलप करनी होगी। अब अगर आप नई नई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो शायद इस पोर्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि भाई जब हम गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं तो खास करके जो क्लच हो गया, गियर हो गया, इसका रेशियो हमें इतने ज़्यादा अच्छे तरह से समझ में नहीं आता है। पर मैं बात करूंगा उन लोगों की कि जो लोग बहुत ही प्रो हैं गाड़ी चलाने में, तकरीबन 20-50 हज़ार किलोमीटर उन्होंने गाड़ी चला ली है। अब ऐसे लोग भी बहुत सारी ऐसी गलतियां करते रहते हैं कि यहाँ पे अपनी गाड़ियों के साथ बैंड बजा के रख देते हैं, और ऐसी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आपको माइलेज कभी उस गाड़ी में नहीं मिल पाती है। तो बात करूं मैं सबसे बड़ी जो हम गलती करते हैं, सुबह सुबह हम अपनी गाड़ी में आए, हमने चाबी लगा दी और हम अपनी गाड़ी को गियर में डाल के आगे लेके गए। तो सबसे बड़ी गलती है वो हम शुरुआत में ही करते हैं, सुबह में ही करते हैं। आपको मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियोस में ज़रूर से बताया होगा कि आप अपनी गाड़ी को जब भी स्टार्ट करते हैं तो उसे कोल्ड स्टार्ट रहने दीजिए। 1 या 2 मिनट का पूरा प्रोसेस होता है। पूरी रात जब आपकी गाड़ी खड़ी रही है, पूरा ऑयल नीचे की तरफ बैठ गया है, आप ऐसे समय में वो जो नीचे ऑयल पड़ा हुआ है वो ऑयल पूरे इंजन में घूमेगा और सब जगह अच्छे से वो लुब्रिकेट करेगा। इन सारी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसे समय पे आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी में कभी कभी आरपीएम हाई रहते हैं, आपकी गाड़ी हल्की सी वाइब्रेट होती रहती है, और उसके बाद में 1 या 2 मिनट के बाद में आरपीएम भी डाउन हो जाते हैं और गाड़ी में वाइब्रेशन भी बंद हो जाती है। तो ये प्रोसेस होती है सुबह सुबह की कोल्ड स्टार्ट की। और सुबह सुबह गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करना यानी ऐसा हो गया कि आप सुबह जग रहे हैं और आप खुद को रिफ्रेश कर रहे हैं, उसके बाद अपने काम पे निकल रहे हैं, ना ही कि बिस्तर में से उठ के सीधे भाग लिए अपनी ऑफिस। इसके बाद में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि आपको 3 पैडल दिख रहे हैं, इनसे गाड़ी चल रही होती है, ये अपना गियर शिफ्टर हो गया। अब इसके बाद में आपको एक चीज़ बताऊँ, जनरली हम क्या करते हैं कि हम अपनी गाड़ी में क्लच दबा देते हैं और हमने डाला फर्स्ट गियर और फिर आगे अपनी गाड़ी को ले जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग होते हैं कि वो करते हैं कि हल्का सा एक्सीलेटर देते हैं और फिर गाड़ी को उठाते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है। गलती कैसे वो मैं आपको बताऊं। जब भी आप अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली इतना उठने के कैपेबल है। अगर आपको हल्का सा भी गाड़ी चलाने का कोई अंदाज़ा है तो आपको पता होगा कि जब आप अपनी गाड़ी में क्लच दबाते हैं और गियर को आगे की तरफ डालते हैं और हल्की आधी क्लच आप अपनी गाड़ी में ऊपर करते हैं, तो आरपीएम भी यहाँ पे आपको हल्के से बढ़े हुए महसूस होते हैं। और ये जो बढ़े हुए आरपीएम होते हैं, इसको जनरली भाषा में क्रीप मोड कहते हैं। अब ऐसे समय पे अगर आप अपनी गाड़ी में एक्सीलरेटर पेडल को नहीं दबाएंगे, तो भी गाड़ी अपना रिस्पॉन्स देगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको कब की बता रहा हूँ कि जब भी आपकी गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन में खड़ी है और आपको इतनी ज़्यादा घाई नहीं है, तो भाई एक बार ये ट्राई करके ज़रूर से देखना कि आपने अपनी गाड़ी में क्लच दबा के फर्स्ट गियर डाला और फिर हाफ क्लच यहाँ पे आपने दी है, तो ऐसे समय पे आपकी गाड़ी आगे की तरफ बढ़ी है।
और ये मैं आपको वादा करता हूँ कि आप इस चीज़ से बड़े ही शॉकिंग होंगे। जैसे चलिए मैं आपको एक हल्का सा डेमो करके दिखा देता हूँ। जैसे अभी मेरी गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ी है यहाँ पे, और मैंने इसको फर्स्ट गियर डाला, और जैसे मैं केवल यहाँ पे ये हटाऊँगा मेरी गाड़ी चलने को तैयार हो जाएगी। ठीक है, फिर से मैं इसको रिवर्स में लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी मैंने एक्सीलेटर पे पैडल नहीं रखा हुआ है। और आप अगर देखने की कोशिश करेंगे आपको एक फ्रेम में आ रहा है, और रिवर्स गियर में मैंने गाड़ी डाली हो, मेरी गाड़ी पीछे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप अपनी गाड़ी में कभी भी ट्राई करने की एक बार कोशिश करना, और मैं आपको वादा करता हूँ इम्प्रेसिवली आपकी गाड़ी में ज़्यादा नहीं तो 1 या 2 किलोमीटर की यहीं से माइलेज की फ़र्क पड़ जाएगी। अब बहुत से लोगों की गलती भाई ये भी होती है कि उन्होंने सेकंड गियर में गाड़ी डाली। अब जैसे कि मेरी गाड़ी बहुत ही नई है, फ़िलहाल ही मैंने ली हुई थी, तो इतनी कैपेबल है, जैसे कि मैंने सेकंड गियर में गाड़ी डाली है। ठीक है, और मैं यहाँ से मैं क्लच हटाता हूँ, तब भी देखो आगे की तरफ जाने के लिए वो तैयार है। लेकिन ऐसे टाइम पे यहाँ पे जो क्लच है उस पर एक्सेसिव लोड पड़ रहा है, और ये जो एक्सेसिव लोड है इस वजह से भी आपकी गाड़ी में माइलेज कम आती है। तो भूल कर भी सेकंड गियर में गाड़ी को उठाने की कोशिश ना ही करें। और ये गलती हम करते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आ रहा है। तो ये जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाला सीन है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट गियर में डाल के और आप अपनी गाड़ी को केवल यहाँ पे क्लच के भरोसे चलाते रहेंगे, तो आपकी गाड़ी माइलेज बहुत अच्छा देगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे पीछे आपकी गाड़ी आराम से हो सकती है। और भाई माइलेज की बात हो रही है, यहाँ पे एसी की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। जैसे कि आप अभी भी देख पा रहे हैं मेरी गाड़ी में यहाँ पे एसी ऑन है, जो कि मैं बहुत देर से खड़ा हूँ। ऐसे समय में तो माइलेज की बात यहाँ नहीं हो सकती, पर मैं एसी और माइलेज का आपको कॉम्बिनेशन बताता हूँ। जब आपकी गाड़ी चल रही है और आपकी गाड़ी में जो भी इंजन बे है, वहीं पे आपने देखा होगा कि एसी का कंप्रेसर है, और इंजन की मदद से एसी का कंप्रेसर घूम रहा है। तो जब भी आपकी गाड़ी चलेगी तो एक्स्ट्रा फ्यूल को तो लेगी एसी के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि जैसे भी आप हाईवे पे चलते हैं, तो ऐसे में आपको पता होगा अगर आप अपनी गाड़ी में शीशा आधा खोल देते हैं, तो आपकी गाड़ी में सामने से आने वाली हवाएं जो होती हैं वो गाड़ी में भरती हैं और गाड़ी को एयर ड्रैग का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे इस वजह से भी माइलेज कम होती है। अगर आप कॉन्स्टेंट हाईवे पे चल रहे हैं, तो वादा मैं आपको करता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी एसी के साथ चल रही है तो ज़्यादा ही माइलेज देगी, रादर देन कि आप अपनी गाड़ी के कांच खोल के चला रहे हैं। हाँ, पर ये एक चीज़ अलग है कि जैसे आप अपनी गाड़ी को किसी भी सिटी ट्रैफिक में, किसी भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में लेके जा रहे हैं, और ऐसे में अगर आपकी गाड़ी में एसी बंद है, कांच नीचे खुले हुए हैं, तो चलो आपको गर्मी लगेगी, वो 2 नंबर की बात है, पर यहाँ पे गाड़ी एवरेज बढ़ाती है। तो अगर आपको एसी से कंसर्न है, हाईवे पे चलते हुए एसी को ज़रूर से यूज़ करिए। अगर आपको एसी की ज़रूरत नहीं लगती है और आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे हैं, तो एक टाइम के लिए एसी को बंद करके आप अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। और यहाँ पे एसी से रिलेटेड मैं एक हल्का सा आपको अपना हैक बताना चाहूँगा, जो जनरली मैं यूज़ करता हूँ। देखिए, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि टाटा की एसी है, अगर आपने 2 पे यहाँ पे रख दी है, ठीक है, तो 2 पे रखने के बाद में आप 2 या 4 मिनट तक रख पाएंगे, मौसम भी ठीक ठाक है, तो आप अपनी गाड़ी में इस ठंडक को सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, ये जो एडजस्टर है, इससे आप इसकी कूलिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इतना कर दिया, अभी यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो इतनी यहाँ पे कूलिंग है, और मैंने बढ़ा दिया तो कूलिंग बढ़ गई, और इसको बढ़ा देता हूँ तो और कूलिंग यहाँ पे बढ़ गई। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ऐसा ना करते हुए अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है, तो जैसे आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा कूलिंग हो गई है, तो थोड़ी देर तक आप इसको बंद कर देंगे, तो यहाँ पे ये फ़ैन वाला सिस्टम है वो सारा चालू रहेगा, क्योंकि कंडेंसर आपकी इस गाड़ी में जो भी है, कूलिंग कॉइल है, वो ठंडा हो चुका है, तो यहाँ से ठंडक आती रहेगी। तो अगर आपको तकरीबन 50 किलोमीटर जाना है, 20 किलोमीटर तक आपकी एसी चलेगी, तो 30 किलोमीटर तक की ठंडक आपको ऑटोमेटिकली बनी रहेगी। और ये मैंने पर्सनली अपनी गाड़ी में ये फील किया जब भी मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा होता हूँ। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं कि जो आप एसी से रिलेटेड भी ऐसे हैक्स अपनी गाड़ी में अपना सकते हैं, और ऐसे छोटे मोटे हैक से ही आपकी गाड़ी में माइलेज भी अच्छी होती है, ओवरऑल गाड़ी की हेल्थ भी अच्छी रहती है। कभी भी आप ऐसा मत सोच के बैठिए भाई माइलेज कम आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो अंधा पैसा है, डला लेंगे गैस, डला लेंगे पेट्रोल, डला लेंगे डीजल, जो भी आपकी गाड़ी में गिरता है। पर यहाँ पे एक चीज़ आप हमेशा ये देख के चलिए, गाड़ी में माइलेज का कम आना यानी कहीं ना कहीं इंजन में प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं ओवरऑल आपकी गाड़ी में हेल्थ इश्यू है। तभी अगर आप भाग नहीं पा रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके पैर में तकलीफ है, हो सकता है आपकी बॉडी में किसी पार्ट में तकलीफ हो। सेम एज हमारी गाड़ी में माइलेज कम आ रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि चलो माइलेज ही कम आ रही है, बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स को जितना जल्दी हो पाए इनको पहचान के इनको नेग्लिफाई करने की ज़रूरत होती है।
तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे गाड़ियों से रिलेटेड बहुत सारी खबरें और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो बनी रही मेरे इस चैनल पे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में।